नमस्ते बच्चों, बीए थर्ड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत श्रीलंका संबंध पर चर्चा करेंगे। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा द्वीप है, बहुत छोटा, जो भारत के सांस्कृतिक बहुत सी विरासतें श्रीलंका में और भारत में मिलती है। भारतीय तमिलनाडु के मूल निवासी ही श्रीलंका में रहते हैं। श्रीलंका के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्मावलंबी है। हिंद महासागर में भारत के समीप होने के कारण सैनिक एवं सामरिक दृष्टि से श्रीलंका का भारत के लिए अत्यधिक महत्व है। भारत और श्रीलंका एक दूसरे के पड़ोसी देश है, किंतु उनके संबंध पड़ोसियों के संबंध से बहुत अधिक गहरे हैं। क्योंकि श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है, अतः इसका राजनीतिक महत्व ही नहीं बल्कि औद्योगिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व भी है। भारत से श्रीलंका की दूरी पाक जलडमरू मध्य पार करके बहुत कम समय में तय की जा सकती है। और बच्चों, वहाँ का कल्चर देखेंगे तो हमें लगता ही नहीं है कि हम उस दूसरे देश में आ गए हैं। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे यहाँ से बहुत से बौद्ध भिक्षुक श्रीलंका गए थे, तो लगभग कल्चर हमारा मिलता जुलता ही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी श्रीलंका की स्थिति का विशिष्ट महत्व है। हिंद महासागर में से गुजरने वाले सभी जलमार्गों का यह केंद्र है और इसकी सामरिक स्थिति के कारण अंग्रेज इसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। तमिल भाषी लोग वहाँ पे जो रहते हैं वो भारत से ही गए हुए हैं। भारत और श्रीलंका दोनों ही औपनिवेशिक दासता के शिकार रहे हैं। दोनों ही देश लगभग साथ ही स्वतंत्र हुए हैं और दोनों ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया है। लगभग विदेश नीति में भी दोनों ने एक ही आदर्शों को अपनाया है, लेकिन फिर भी भारत और श्रीलंका के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं माने जा सकते और कुछ प्रमुख तनाव के मुद्दे हैं, जिसमें सबसे पहला है भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद का प्रमुख मसला भारतीय प्रवासियों को लेकर उत्पन्न हुआ। श्रीलंका के अधिकांश भारतीय प्रवासी चाय और रबड़ की खेती पर काम करवाने के लिए लाए गए थे। वे श्रमिक सस्ते थे और इनमें से अधिकांश दक्षिण भारत में से ले गए थे। श्रीलंका के स्वतंत्र होने तक ये ब्रिटिश नागरिकों के रूप में समान अधिकार एवं मताधिकार का लाभ उठाते थे, परंतु शीघ्र ही 1948 में उनको वहाँ की नागरिकता से हटा दिया गया। नागरिकता प्राप्त करने के लिए उन्हें ये प्रमाणित करना पड़ता था कि उनके माता पिता या स्वयं वे श्रीलंका में जन्मे हैं और 1939 से वे श्रीलंका में ही रह रहे हैं। इस प्रकार श्रीलंका सरकार का विचार था कि कम से कम भारतीयों को यहाँ की नागरिकता देनी पड़े। अब इसके पीछे भी बहुत से कारण थे। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण श्रीलंका में आर्थिक दबाव था। प्रवासी भारतीय अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भारत भेज देते थे, तो विदेशी विनिमय पे इसका असर पड़ता था। भारतीय प्रवासी वर्षों से श्रीलंका में रहने के बाद भी भारत को ही अपना देश मानते थे। प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या चुनावों को अत्यधिक प्रभावित करती थी, इसलिए 1949 के निर्वाचन कानून द्वारा उन्हें मताधिकार से भी वंचित कर दिया गया। तो अब इन सब के कारण श्रीलंका सरकार का व्यवहार आपत्तिजनक था भारतीयों के प्रति। प्रवासी भारतीय श्रमिकों ने श्रीलंका में आर्थिक उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और वो लोग श्रीलंका से उनको अब हटाना चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब चूँकि वो भारत के नागरिक थे तो भारत को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। तो इस समाधान के लिए जनवरी 1954 में जॉन कोटलेवाला नई दिल्ली आए और नेहरू के साथ उनका एक समझौता हुआ, जिसे नेहरू कोटलेवाल समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार श्रीलंका की सरकार उन सभी भारतीय मूल के लोगों को रजिस्टर करेगी जो श्रीलंका में स्थायी रूप से रहने के इच्छुक है। जो श्रीलंका की नागरिकता नहीं चाहते उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। भारत से श्रीलंका को अवैध अप्रवास शक्तिपूर्ण रोका जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए 2 वर्षों से जो आवेदन पत्र पड़े हैं उनका निर्णय सरकार जल्द ही करेगी। भारतीयों के लिए श्रीलंका में एक अलग चुनाव रजिस्टर बनेगा, जिनके आधार पर वे निश्चित संख्या में अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। जिन भारतवासियों को श्रीलंका में नागरिकता नहीं दी जा सकेगी उन्हें विदेशी के रूप में रहने की सुविधा दी जाएगी। भारत ने इसका ईमानदारी से पालन किया, लेकिन श्रीलंका ने इसको माना नहीं और भारतीय मूल के बहुत से लोगों को नागरिकता विहीन बना दिया। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब जुलाई 1954 से श्रीलंका से भारत आने के लिए वीज़ा प्राप्त करना भी आवश्यक कर दिया भारत सरकार ने। इसके पूर्व वीज़ा प्राप्त करना आवश्यक नहीं था। भारत सरकार की ओर से भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका को चेतावनी दी कि भारत सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकार करेगी जिन्होंने स्वेच्छा से इसके लिए आवेदन किया है, और ऐसे व्यक्तियों को फिर श्रीलंका के बगीचों और अन्य खेती कामों में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राज्यविहीन नागरिकताओं की स्थिति में दोनों सरकारों में मूलभूत अंतर था। श्रीलंका सरकार इन्हें तब तक भारतीय नागरिक कहती थी जब तक उन्हें अपना नागरिक न मान ले, और भारत सरकार के दृष्टिकोण से केवल वे ही व्यक्ति भारत नागरिक थे जिनके पास भारतीय पासपोर्ट थे, शेष व्यक्ति राज्यविहीन थे। तो अब बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। 1956 में भाषा विवाद से यह कटुता और बढ़ गई। श्रीलंका सरकार ने आरोप लगाया कि इन दंगों के पीछे भारत का हाथ है, परंतु भंडारनायके के प्रधानमंत्री काल में भारत और श्रीलंका संबंध में सुधार हुआ। दोनों गुटनिरपेक्षता की नीति में विश्वास करते थे। फिर बाद में 1964 में भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और भंडारनायके के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते की प्रमुख बातें थी, पहला तो ये, श्रीलंका में रह रहे सभी भारतीय नागरिक जो अभी तक किसी भी देश के नागरिक नहीं हैं, वे भारत या श्रीलंका में से किसी भी देश की नागरिकता अपना सकते हैं। दूसरा, यह अनुमान था कि श्रीलंका में ऐसे बहुत सी व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीयता विहीन हैं, तो उसको कैसे सुलझा किया जाए, उस पर भी इन लोगों ने समझौता किया। आने वाले 15 वर्षों में ये काम पूर्ण करने की बात जो है वो कही गई। तो बहुत हद तक तो इस विवाद को निपटा लिया गया था, और धीरे धीरे कुछ व्यक्तियों एक लॉट में अलग अलग नागरिकता दी गई और इस समस्या का समाधान कर दिया गया। फिर समस्या हुई कच्छ द्वीप टापू का मसला। भारत श्रीलंका के बीच दूसरा मसला कच्छ द्वीप से संबंधित था। कच्छ द्वीप भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच एक छोटा सा द्वीप था। विवाद इसलिए था क्योंकि इस द्वीप में आसपास के तेल के काफ़ी भंडार थे। भारत ने एक महान पड़ोसी देश की परंपरा का निर्वाह करते हुए इस छोटे से द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया और श्रीलंका की प्रभुसत्ता को स्वीकार कर लिया। श्रीलंका की तमिल समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो वहाँ पे तमिल थे वो भारत से ही गए हुए थे। तमिल लोग धर्म से हिंदू कहलाते थे और सेली जो है वो बौद्ध थे। तो इस समस्या के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जिसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। अब देखिए बच्चों, श्रीलंका की जातीय समस्या ने भारत श्रीलंका संबंध को कैसे प्रभावित किया। श्रीलंका के तमिलों में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना विद्यमान रही। जयवर्धने की सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई। आतंकवादियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या की जाने लगी। बहुत से दंगे हुए। श्रीलंका के तमिलों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, और इसका मूल कारण बहुसंख्यक सिंहलियों द्वारा की गई भेदभाव की नीति थी। वे एक तरफ से आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में सिंहली शासन वर्ग का एकाधिकार था, दूसरी तरफ बौद्ध धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बना दिया गया। अब तमिलों को क्या शिकायतें थी। सबसे पहली बात तो सरकारी नौकरियों में भर्ती में भेदभाव किया जाता था। सरकारी तमिल इलाकों में सिंहली किसानों को जानबूझकर बसा रही थी ताकि वे उनके बीच में ही घर करें, और उग्रवादियों का सफाया करने के बहाने जयवर्धने सरकार सरकारी आतंकवाद फैला रही थी। अब श्रीलंका के तमिल समुदाय ने अपने आप को तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट नाम से राजनीतिक संगठन में संगठित कर रखा था। तमिलों के कुछ उग्रवादी संगठन इलम नाम से भी एक पृथक राष्ट्र के निर्माण की बात करते थे। अब मुद्दा तमिल आंदोलन का आ गया। अब बच्चों, जब वहाँ पे इतना कुछ हो रहा था तो श्रीलंका की घटना से भारत पे प्रभाव पड़ रहा था। भारत चिंतित हो रहा था। श्रीलंका के तमिल अल्प समुदाय की समस्या उनका आंतरिक मामला था और भारत हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता था। लेकिन भारत बहुत चिंतित था। क्यों? क्योंकि श्रीलंका की घटनाएं तमिलों पर अत्याचार भारत के तमिल समुदाय को उत्तेजित करती थी। भारत का उन घटनाओं से चिंतित होना स्वाभाविक है जब सिंहली बहुसंख्यक श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यक समुदाय की आर्थिक और व्यापारिक संपन्नता को नष्ट भ्रष्ट करके उन्हें विपन्न बनाने का प्रयास करते हैं। जब नरसंहार के बचने के लिए भारत में वो शरणार्थी शरण लेते हैं। श्रीलंका तमिल उग्रवादियों को सबक सिखाने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसियों से अगर संपर्क करती है, और जब श्रीलंका निर्गुट नीति को ताक पर रखकर अमेरिका को प्रसन्न करने के लिए इजराइल से राजनीतिक संबंध स्थापित करती है, तो भारत के लिए चिंता होने का कारण बढ़ जाता है। भारत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जयवर्धने सरकार ने तमिलों के विरुद्ध घोर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। आतंकवादियों के दमन के नाम पर निर्दोष लोगों की सामूहिक हत्या की जाने लगी। सरकारी जेलों में बंदी तमिलों की हत्या कर दी गई। घर और दुकानें जला दी जाने लगी। अब भारत की इस प्रकार की कोई कार्रवाई की इच्छा नहीं थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तो स्वयं श्रीलंका से दूर रहने का अपना लिया था, लेकिन फिर भी वो ये ज़रूर चाहते थे कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। अब भारतीय सहयोग, तमिल समस्या के लिए भारतीय सहयोग में क्या क्या किया गया बच्चों, तो पार्थसारथी
विशेष दूत के रूप में कोलंबो गए और वहाँ पे भी वार्ता की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। श्रीलंका सरकार ने तमिल विद्रोह का सफाई करने के लिए जनवरी 1987 में जाफना की आर्थिक नाकेबंदी की और श्रीलंका की सेना ने जाफना पर हमले भी किए, क्योंकि जाफना में अधिकतर तमिल समुदाय के लोग थे। वहाँ पे बहुत से लोग मारे गए, उन पर हमला किया गया। अब श्रीलंका की ये समस्या है जो भारत श्रीलंका समस्या में परिवर्तित हो गई। क्यों? क्योंकि कोलंबो ने इन विमानों का प्रतिरोध किया और विमान जो वहाँ पे राहत सामग्री पहुँचाने जो भारत के विमान गए थे वो जो है भारत वापस लौट आए। तो अब यहाँ भारत को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया, क्योंकि जाफना में तमिल लोग रहते हैं। तमिलों पे जब अत्याचार हो रहे थे तो भारत के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। फिर इसके लिए राजीव जयवर्धने समझौता 29 जुलाई 1987 को किया गया और इसको कोलंबो समझौता कहा जाता है, जिसमें ये कहा गया कि 48 घंटों के भीतर युद्ध विराम होगा, उग्रवादियों को हथियार डालने होंगे और चुनाव कराए जाएंगे और उत्तर पूर्वी प्रांतीय परिषद के चुनाव में भारतीय पर्यवेक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। भारत में श्रीलंका के शरणार्थियों को श्रीलंका सरकार वापस ले लेगी। श्रीलंका में गिरफ्तार राजनीतिक लोगों को छोड़ दिया जाएगा या उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। अब हालांकि ये समझौता बहुत ऐतिहासिक समझौता था और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट होने थे। श्रीलंका की बहुसंख्यकीय सिंहली जनता ने समझौते का लेकिन विरोध किया और उन्होंने कहा कि हम इस समझौते को नहीं मानते। अब इस समझौते के अनुसार शांति सेना भेजी जानी थी, तो शांति सेना को श्रीलंका में भेजा जाने लगा। शांति सेना का उद्देश्य तमिल मुक्ति चित्तों के गढ़ जाफना को घेरकर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना था। श्रीलंका में जो सेना भेजी गई थी वो शांति सेना थी और वे आम सहमति का निर्माण करना चाह रही थी, लेकिन वास्तव में आम सहमति का निर्माण हो ही नहीं पाया और भारत ने LTTE के विरुद्ध अन्य तमिल आतंकवादियों के संगठनों को हथियार की आपूर्ति की। तत्पश्चात तमिल क्षेत्रों में तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट तथा पीपुल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तमिल इलम के साथ राजनीतिक प्रक्रिया पुनः प्रारंभ करने का प्रयास कर दिया। जब भारत राजनीतिक एवं सैनिक दृष्टि से लिट्टे को नियंत्रण में लाने में असफल रहा, तब उसे ये अनुभव हुआ कि उत्तर पूर्वी प्रांतीय परिषद के चुनाव में अधिक विलंब होने से भारत श्रीलंका समझौता निष्प्रभावी होता जा रहा है। तो उसने इलम पीपुल रिवोल्यूशनरी फ्रंट को लिट्टे के विकल्प के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया। इस प्रकार तमिल समस्या का निराकरण करने के स्थान पर भारत ने तमिलों के विरुद्ध वर्गों में मतभेद को और बढ़ा दिया। अब भारतीय सेना को श्रीलंका की आंतरिक समस्याओं पर काबू पाने के लिए जाना चाहिए था या नहीं, इस पर तो दो मत हो सकते हैं, लेकिन इतना तो हुआ कि श्रीलंका में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो गई, उसमें भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो आपको बच्चों तमिल समस्या समझ में आ गई होगी। कोलंबो समझौता भी हमने किया है। धन्यवाद।